देखो मैं पहले बता दूं कि हेसेस लॉ इज श्योरली गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम, और हेसेस लॉ में मैंने कल भी बताया था, द प्रॉब्लम इज दैट हेसेस लॉ इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक, ठीक है, और इसमें अगर आप न्यूमेरिकल गलत भी सॉल्व करोगे ना अमल रवाहा, तो आपका जो आंसर आएगा गलत करने से वो आंसर ऑप्शन में मौजूद होगा। ये है सबसे ज्यादा मुश्किल चीज, क्योंकि यू विल नेवर रियलाइज, क्योंकि आप क्या देखते हो, आप सॉल्व करते हो एंड यू लुक एट द ऑप्शंस, इफ द आंसर इज देयर इन योर ऑप्शन आप कहते हो यार ये आंसर आ गया, लेकिन मार्क स्कीम जाके चेक करते हो तो मतलब ये तो आंसर ही नहीं है। सो एग्जाम में तो मार्किंग स्कीम नहीं होगी ना, तो इसलिए मेरे बच्चे एक बात याद रखो, एक तो आपने हेसेस लॉ सीखना सही से, दूसरा एक दफा में सही करना है। अगर आप एक दफा में सही नहीं कर पा रहे तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपका हेसेस लॉ का नंबर गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बेटा हेसेस लॉ जो है ना, ये मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा मैं समझता हूं कि वो मुश्किल तरीका है, जो मैं अभी जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, यू विल फाइंड इट इनिशियली डिफिकल्ट, लेकिन तुम उसका फायदा पता क्या होगा, तुम एक बार समझ लोगे ना, फिर हर सवाल में नया तरीका नहीं होगा, बस एक ही तरीका लगेगा, विच इज द बिग पॉजिटिव। नॉर्मली हेसेस लॉ बिकम्स कंफ्यूजिंग क्योंकि मल्टीपल वेरिएशंस है क्वेश्चंस में, और हर क्वेश्चन में टीचर कहता है ये यूं कर लेंगे, इसको यूं कर लेंगे, अब बच्चे के दिमाग का दही हो जाता है, बोलता है यूं कब करेंगे, तो आप हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न को समझेंगे, इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट इवेंचुअली जब वो रिपीट होगा समझ आ जाएगा। और पेपर 1 के लिए जो हेसेस लॉ है ना, वो मैं तुम्हें शॉर्टकट से सिखाऊंगा, अल्लाह के हुक्म से, ऐसा शॉर्टकट जिसके लिए तुम कुछ लिखे बगैर आंसर निकाल लोगे, ठीक है। चले आए देखते हैं, तो पहले हेसेस लॉ है क्या ये समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, लिसन वेरी केयरफुली, लेट्स सपोज एक रिएक्शन हो रहा है वेयर ए इज कन्वर्टिंग इनटू सी, ए इज कन्वर्टिंग इनटू सी। तुमने मुझसे लेक्चर नहीं लिया था सदफ इस चैप्टर का? नहीं सर, तुम्हें भरोसा आपने नहीं? कहा था क्लास में करा, नहीं नहीं आपने कहा था आप कराएंगे इस वजह से। अच्छा अच्छा, so beta, let's say we have a reaction where A is converting into C, and the enthalpy change which occurs during this reaction, let's say, is delta H. Because आप जानते हो हर रिएक्शन में we have an enthalpy change, या तो वो एंडो होता है या एक्सो होता है, तो अमल रवाहा, in this particular reaction we have an enthalpy change, ठीक है, we have enthalpy change delta H. Now मुझे एक बात बताओ, क्या C बनाने का क्या एक ही पॉसिबल तरीका है? ऑब्वियसली, क्या एक प्रोडक्ट बनाने का एक ही तरीका होता है दुनिया में? नो, यू कैन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बाय मल्टीपल वेज, ठीक है ना। तो अगर मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें कहूं कि रादर देन कन्वर्टिंग ए डायरेक्टली इनटू सी, अगर मैं पहले ए को किसमें कन्वर्ट कर लूं? बी में, it would be a different reaction, and let's say the enthalpy change for this reaction is delta H1, and then फिर मैं B को कन्वर्ट करूं किसमें बेटा? C में, and that would be a different reaction whose delta H enthalpy change is delta H2. तो मेरे बच्चा समझना, एक में मैंने क्या किया, A को डायरेक्टली कन्वर्ट किया C में, एंड आई गॉट एन एंथैल्पी चेंज डेल्टा H। फिर मैंने क्या कहा, नहीं यार ऐसे नहीं करते, इसको जरा घुमा के करते हैं, ठीक है। A को पहले किसी और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया B, एंड B को फिर इनडायरेक्टली किसी और तरीके से किसमें कन्वर्ट किया? C में। तो दीज आर टू डिफरेंट रिएक्शंस। बेटा हेसेस वो केमिस्ट था जिसने ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि वेदर यू कन्वर्ट A डायरेक्टली इंटू सी और घुमा के करो, ये डायरेक्ट रूट है, यस और नो? इज दिस अ डायरेक्ट रूट एवरीबॉडी? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ A into C, एंड दिस इज द इनडायरेक्ट रूट, घूम के जा रहे हो, यस और नो? पहले A को B में लेके गए हो, फिर B को D में, और ये वाला जो था वो डायरेक्ट रूट था, यस और नो? तो हेसेस ने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया और बताया कि मेरे बच्चे, वेदर यू डायरेक्टली कन्वर्ट A into C or you convert A into B and then into B into E or E into D and D into C, जितने भी स्टेप से गुजर जाओ, the total enthalpy change which occurs in both the pathway is same. यानी मैथमेटिकली हेसेस क्या बोलता है? हेसेस मैथमेटिकली बोलता है the enthalpy change which occurs in direct step, which is delta H, is always equal to the सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द इनडायरेक्ट स्टेप। यानी देखो, जब आपने रिएक्शन A टू B कराया, देयर इज अ डिफरेंट रिएक्शन एंड डिफरेंट एनर्जी चेंज आया, B टू C में डिफरेंट एनर्जी चेंज आया, बट व्हेन यू ऐड देम टुगेदर, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये उतना ही होगा जितना डायरेक्ट में आ रहा था।
सो बेसिकली हैसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मैं लिखवाता भी हूं। हैसेस ने ये कंक्लूड किया कि द इंथैल्पी चेंज which occurs during a reaction is independent of the path by which product is made। कि किसी भी रिएक्शन में या प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी चेंज आता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उस प्रोडक्ट को बनाया कैसे गया है। whether you form it directly or a very indirect route, the total enthalpy change in both roads or both pathways is going to be same। अमल, रवाहा, सदफ, बिलाल, क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। एक बार पहले मतलब समझ आ गया बेटा? ठीक है, सिंपल है कि डायरेक्ट कराओ या इनडायरेक्ट कराओ रूट। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस भी समझ लो। बच्चा ये रट्टा तो लगा लेता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन इसका फायदा क्या है? हैसेस ने ये लॉ पेश क्यों किया? व्हाई हैसेस प्रपोज दिस लॉ? कौन बताएगा? रवाहा, सदफ में से कोई बताना चाहेगा? सदफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैसेस लॉ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैसेस लॉ? जी सदफ। सर मेरे ख्याल से जो एनर्जी, वो जो अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते उसके लिए मे बी। चलो इस स्टेटमेंट को लिखो जल्दी से पहले। The enthalpy change which occurs during a reaction, during a product formation। अमल एंड रवाहा एंड बिलाल समझ आ गया बेटा? यस सर। रवाहा का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है भाई? यस सर। जी मुश्तबा, तो समझ आ रहा है? So what did you write after product? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अबे लगा रहे हैं, सबर कर ले। That is delta H is equal to, बोलो, delta H1 प्लस डेल्टा H2। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 स्टेप्स हो, अगर ये 2 की जगह 10 स्टेप्स भी हो तब भी इक्वली होगा। अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैसेस लॉ? लिसन वेरी केयरफुली। सदफ ने जो आंसर किया वो और अप्रोक्सीमेटली सही था। देखो असल में ऐसा होता है, एएस की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी है। लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट इज द यूज और इंपॉर्टेंस ऑफ हैसेस लॉ? मेरे बच्चा, देयर आर रिएक्शंस जिनका एंथैल्पी चेंज आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। देयर आर रिएक्शंस जिनकी डेल्टा एच वैल्यू यू कैन कैलकुलेट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, बट देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस whose delta H value cannot be calculated experimentally. Why? Because of any reason. Let's say reaction is very fast, you cannot take the observation, or reaction is very slow, you cannot take the observation, or reaction is highly risky, you cannot perform it. Due to any reason, there are multiple reactions जिनका experimental value of delta H आप calculate नहीं कर सकते। Whether the reaction, because of reaction nature of reaction, कि वो बहुत तेज हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस जिनका डेल्टा एच आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। सही है जी? सो मेरे बच्चे, इफ यू आर encountering a reaction whose delta H cannot be calculated experimentally, अगर मान लें कि रिएक्शन ऐसा आ जाता है आपके पास जिसका डेल्टा एच आप एक्सपेरिमेंटली निकालना चाह रहे हो लेकिन निकाल नहीं पा रहे, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मेरे बच्चे, you will arrange that reaction in Hess's law. Hess's loop कहते हैं इसको। For example, let's say this is the reaction whose delta H cannot be experimentally calculated, but fortunately these two reactions value can be calculated। मान लीजिए कि इस रिएक्शन लूप में ये जो रिएक्शन है डेल्टा H वाला और डेल्टा H1 वाला, लेट्स से इनकी वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन।
So by using Hess's law, you can arrange all three reactions in a loop and you can apply this mathematical equation, and this mathematical equation can give you the mathematical value of delta H2 for the reaction, not the experimental value, but the mathematical value. Yes or no? मेरी बात समझे नहीं समझे? मेरा बच्चा, Hess's law का importance क्या है? In chemistry, we cannot calculate enthalpy values for lot of reactions experimentally. Experimentally बहुत सारे reaction की delta H हम calculate नहीं कर सकते. And here comes the importance of Hess's law, that what we do is that we arrange those reactions in Hess's law. इस तरह अरेंज करते हैं अमल रवाहा के only that unknown reaction should be present along with all those reactions जिनकी वैल्यू known है, and then using simple maths आप उस unknown value को कैलकुलेट कर लेते हो. Is that clear? ऑनलाइन वालों, yes or no? अमल बिला Yes, sir. मेरे बच्चे, यही चीज तो हम भी करने जा रहे हैं. अब हमें भी क्या होगा, जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, यू विल बी गिवन अ डेटा, और उस डेटा के अंदर आपको एक अननोन वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. अब हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन? सबसे पहले समझ लो, देयर विल बी टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक पेपर 2 का, एक पेपर 1. पेपर 2 वाली जो अप्रोच है वो हमें सीखनी जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में आपने जब पेपर 2 में आएगा, यू नीड टू शो दी वर्किंग, बट पेपर 1 में आपको वर्किंग शो करने की कोई जरूरत नहीं होती. देयरफॉर पेपर 2 की जो टेक्निक है वो बेसिक है, अगर वो सीख गए, यू कैन यूज दैट टेक्निक फॉर पेपर 1 एज वेल. बट पेपर 1 के लिए तुम्हें मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है? सो लेट स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ Hess's law. Any question till this point, anybody? Amal, Rawaha, Sadaf? Yes, No, sir. sir. यहां तक बात समझ आ गई है? Yes. Yes, sir. Yes, एक sir. जुमला लिखना भूल गया हूं मैं, दोबारा ऊपर जाके लिख देता हूं कि आप Hess's law में डेफिनेटली मेंशन कर लीजिए कि Hess's, what is the importance of Hess's law? That it is used to, please note it down, बाद में भूल जाओगे वरना. It is used to calculate the enthalpy values of those reactions which cannot be determined, yes please, experimentally. Yes or no? बोलो बेटा. Yes, sir. ठीक है, अब आ जाए कैलकुलेशन ऑफ Hess's लॉ पे जाने लगे. सॉरी, एक्सपेरिमेंटली. मेरे बच्चे, अब मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं, ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है. लिसन वेरी केयरफुल. देखो, Hess's loop in your syllabus is drawn as a triangular loop. Number one, Hess's loop in your syllabus is always drawn as a triangular loop. तो क्या तुम इस बात से एग्री करोगे कि ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स होते हैं? yes or no? ये तो कोई रॉकेट Yes, साइंस sir. नहीं है ना. अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर अगर आपको ये मुश्किल लगता है. और अगर आपको आता है, मेरे बच्चे, Hess's साइकिल हम जो ड्रॉ करेंगे, मैं फिर कह दूं कि हम Hess's साइकिल को ड्रॉ करेंगे किस फॉर्म में? ट्रायंगुलर लूप के फॉर्म में, ठीक है ना? तो ट्रायंगल में होते हैं कितने कॉर्नर्स? 3 कॉर्नर्स. अब मेरे बच्चे, लिसन वेरी केयरफुली. जिस रिएक्शन की, अमल, जिस रिएक्शन की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी होगी, जिस रिएक्शन की इंथैल्पी तुम्हें कैलकुलेट करनी होगी, उस रिएक्शन को तुम उसके रिएक्टेंट को यहां लिख लोगे, उसके प्रोडक्ट्स को यहां लिख लोगे. अभी मैं करके भी दिखाता हूं.
मेरे बच्चे क्या कहा मैंने, हेसिस लॉ विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2 करने के लिए हेसिस साइकिल ड्रॉ करना पड़ेगा, और हेसिस साइकिल ड्रॉ करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं जो हमेशा एक जैसी लगी रहेगी, कि वॉट एवर दी रिएक्शन जिसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, उस रिएक्शन को तुम लिखो, उसके रिएक्टेंट तुम्हारा एक कॉर्नर बन गया, उसके प्रोडक्ट तुम्हारा दूसरा कॉर्नर बन गया, एंड देन जो रिमेनिंग डेटा होगा यू विल फिट दैट रिमेनिंग डेटा इन दी थर्ड कॉर्नर। अभी इस बात सुनने में उतनी क्लियर नहीं है जितना अभी होगी जब थोड़ी देर में मैं करके दिखाऊंगा। क्या कहा मैंने, बच्चों को बड़ा मसला है कि सर साइकिल कैसे बनेगा, ऐसे साइकिल कैसे बनेगा। मैं कह रहा हूं 2 बातें याद रखो, जैसे ही तुम्हें पता चला कि भाई दिस इज द रिएक्शन जिसकी वैल्यू निकालनी है, जस्ट राइट डाउन दैट रिएक्शन, और उसका रिएक्टेंट तुम्हारा एक कॉर्नर बन जाएगा, प्रोडक्ट दूसरा कॉर्नर बन जाएगा, एंड द रिमेनिंग डेटा विल बी फिट इन दी थर्ड कॉर्नर। आए जरा इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते, ठीक है। लेट्स राइट डाउन द रिएक्शन, ठीक है। अ सैंपल क्वेश्चन, calculate enthalpy of following, ठीक है जी। और आपको एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन क्या गिवन है बेटा, C+H2, और किसी चीज का रट्टा नहीं लगाना है, जो मैं बता रहा हूं बस वो चीज समझो, खुद से कुछ अज्यूम मत कर लेना। ये रिएक्शन गिवन है एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, इज दैट क्लियर। और आपको इसके अलावा डेटा गिवन है। व्हाट इज द अदर डेटा गिवन टू यू गाइस, यू आर गिवन एंथैल्पी ऑफ combustion of C2H5, you are given enthalpy of combustion of CO2, and you are given enthalpy of, sorry, formation, not combustion, formation of H2O, ठीक है भाई। ये 3, अच्छा वैल्यूज अभी मैं नहीं लिख रहा बिकॉज हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे, पहले हेसिस साइकिल ड्रॉ करना सीखेंगे। क्या ड्रॉ करना सीखेंगे बेटा, हेसिस साइकिल। I am going to repeat my words. How are we going to draw the Hessian cycle? क्या कहा मैंने, Hessian cycle is drawn in a triangular loop, और जो रिएक्शन अननोन है जस्ट राइट द फर्स्ट रिएक्शन। सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं, मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं, मुझे तुम लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। सोल्यूशन शुरू जी बेटा। वैसे ही करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करने जा रहा हूँ। अच्छा, जो बैलेंस रिएक्शन दिया होगा, जब भी दिया होगा इसको बैलेंस भी कर देता हूँ। 2 और ये क्या है भाई 3 और ये है हाफ, ठीक है जी। अब सर ने क्या कहा बेटा, सर ने क्या बताया, हेसिस साइकिल बनाने का पहला तरीका क्या है कि व्हाटएवर द रिएक्शन इज अननोन, राइट डाउन द रिएक्शन। तो लेट मी राइट डाउन दैट रिएक्शन अगेन। व्हाट इज द रिएक्शन, 2C plus 3H2 plus half O2 gives, बोलो ऑनलाइन वालों, C2H5OH। OH। मेरे बच्चे जैसे ही तुमने रिएक्शन लिखा, हाँ बोले, अबे डाल रहा हूँ, सब्र तो करो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन वो समझा के नहीं डालू, ऐसे ही डाल दूं भाई। पहला आपने क्या किया समझो बेटा, पहला आपने क्या किया, सर ने आपको बताया कि आपने क्या करना है, मेरी जान के टोटे। आपने जो रिएक्शन अननोन है वो आपने लिखा, और लिखते ही आपको अपने ट्राइंगल के क्या मिल गए, 2 कॉर्नर्स मिल गए। डू यू एग्री ऑन दैट पॉइंट? लिखते आपको आपके ट्राइंगल के 2 कॉर्नर मिल गए। अच्छा जी, और फिर सर ने क्या कहा, जो तीसरा कॉर्नर होगा दैट वुड बी फिल्ड विद द डेटा, हेल्प ऑफ द डेटा। अब आप जाके देखो तो C2H5OH क्या क्या डेटा दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H5, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2,
एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्या हमारी साइकिल में H2 और CO2 हमें नजर आ रहा है? ये जो कॉर्नर हमने बनाए हैं अभी दो, इसमें H2 और CO2 नजर आ रहा है। इट मींस H2 और CO2 कहां चला जाएगा? थर्ड कॉर्नर पे। यही बोल रहे थे ना, H2 और CO2 कहां चला जाएगा? थर्ड कॉर्नर पे। अगर इसको एक और एंगल से समझो मेरे बच्चे, देखो पहला डेटा क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH। कंबशन का मतलब क्या होता है कि दिस थिंग शुड बी कंबस्टेड, यस और नो। और कंबशन का Yes, sir. मतलब क्या हुआ? कि कंबस्ट करने के लिए वी नीड टू पुट हियर व्हाट? O2, यस और नो। भाई कंबशन कैसे होगी? जब यहां पर ऑक्सीजन Yes, डालोगे। sir. एंड वी नो कि व्हेन कंबशन इज डन, कार्बन विल चेंज इनटू, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, Carbon dioxide. एंड हाइड्रोजन विल चेंज इनटू। वाटर। तो बाय एनी मींस तुम करोगे तो तुम्हें बात समझ आ जाएगी। देखो पहला डेटा क्या दिया हुआ था? एंथैल्पी ऑफ, बोलो, कंबशन दी हुई थी। डू यू ऑल एग्री ऑन दैट पॉइंट? रवाहा, Yes, सदफ, sir. Yes, sir. किसकी थी? C2H5OH की। आप C2H5OH पे गए, कंबशन के लिए O2 नजर नहीं आ रहा था, आपने O2 पुट कर दिया। एंड यू नो रिएक्शन से कि कंबशन जब करते हैं, कार्बन विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विल चेंज इनटू वाटर। ये आपने लिख दिया। अच्छा, व्हाट अदर वैल्यूज आर गिवन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2, व्हिच मींस CO2 मस्ट बी फॉर्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। क्या तुम्हें यहां CO2 नजर आ रहा है? क्या Yes, sir. तुम यहाँ CO2 देख पा रहे हो? और क्या ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी दिख रहा है? बोलो, क्या Yes. तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और ये CO2 दोनों दिख रहा है? तो फॉर्मेशन का मतलब Yes, क्या sir. हुआ? जाएगा, ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। बच्चा यहाँ पर यही रट्टे लगा रहा होता है कि एरो पता नहीं कब नीचे जाता है, कब ऊपर आता है। भाई इट्स लॉजिकल, बिकॉज आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करनी है? फॉर्म करनी है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो एरो विल कम डाउन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या दिया हुआ है? किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है? वाटर की। तो वाटर भी फॉर्म होगा किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो अगेन दूसरा एरो भी ऊपर से ही आएगा, ऐसा ना? Yes, sir. यस और नो? हो गया लूप पूरा? अब लेबल कर दो। अब लेबलिंग कर रहा हूं बेटा। ये क्या आ गया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। व्हाट वाज दिस? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, Combustion. बेटा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन C2H5OH. C2H5OH। हाँ भाई ऐसा ही ना हो देखा? ये व्हाट इज दिस? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2. Is that clear? Yes. यस सर। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ, एक स्टेप रह गया, और वो क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे रह गई बेटा? तवज्जो से देखो। देखो यहां पर उसने आपको बताया था 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए क्या हमें 2 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? बोलो। यस सर। और जैसे ही हम 2 लगाएंगे अधीमा, तो 1 मोल ऑफ CO2 की जगह कितने मोल फॉर्म हो जाएंगे? फॉर्मेशन वाज द वैल्यू ऑफ 1 मोल, लेकिन अब कितने मोल फॉर्म हो जाएंगे? 2 मोल। तो बेटा वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2। We need to multiply this value by 2। इसी तरह हाइड्रोजन कितने के मैंने यहां पर? 3। तो 6। यहां पर 6 करने के लिए यहां क्या लगाओगे? 3 लगाओगे। And as soon as you put 3 here, the formation was about 1 mole, but यहां पर अब कितने मोल बन रहे हैं? 3। तो you need to multiply this value of formation by 3। अच्छा, फिर C2H5OH के कितना नंबर है? 1 ही है। C2H5OH का नंबर कितना है? 1 है। एंड क्या Yes. कंबशन में 1 मोल ही कंबस्ट होता है? कंबशन में 1 मोल ही कंबस्ट होता है। देयरफॉर यहां पर किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज एज पर द इक्वेशन। एम आई क्लियर? थोड़ा Yes, थोड़ा sir. समझ में आया? तो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. तो पहली दफा पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कैसे हो रहा है ये? जी अमल, रवाहा, बिलाल, सदफ एंड बाकी सब, हलीमा, रयान। Yes. बेटा जो मैंने बात बताई है ना, इसमें मैंने क्या तुम्हें ये बताया कि हमेशा एरो नीचे आएगा? बच्चा No, एरो पर रट्टा लगाता है कि शायद एरो नीचे आए, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन नीचे आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे रट्टा नहीं लगाओ। क्या है, कैसे याद रखोगे? कि जो रिएक्शन अननोन है वो लिखोगे, 2 कॉर्नर मिल गए, एंड यू पुट द रिमेनिंग डेटा ऑन द थर्ड कॉर्नर, एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेशन है कंबस्शन, डिसाइड कि फॉर्म हो रहा है तो एरो उस तरफ जाएगा, कंबस्ट हो रहा है तो एरो दूसरी तरफ जाएगा। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे तो कंफ्यूजन होगी ही नहीं एरो को, वरना तुम पक जाओगे यार, ये एरो कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी साइड में जा रहे हैं, कभी टेढ़े जा रहे हैं।
अभी चूंकि टाइम नहीं है, दूसरी क्लास का भी टाइम आ गया, क्लास बायोलॉजी की खींच गई थी लंबी, तो अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग. वील टुगेदर विल डू मल्टीपल साइकिल्स, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम साइकिल विदाउट एनी मिस्टेक बना सकते हैं, बिकॉज साइकिल की ड्राइंग है, उसकी कंप्लीट लेबलिंग है, और उसके बाद फिर इससे इक्वेशन बन के वैल्यू